बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी और इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस परिणाम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार के सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। क्योंकि 1994 में लवली आनंद ने जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर तब प्रचारित किया गया, जबकि 1 साल बाद ही 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। जबकि साल 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, इनमें 13 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी। पर अगले ही साल यानी 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली, पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं, गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी। अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी। दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज पीएम मोदी से मिले। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच क्या बात हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरें बेहद खास है। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। पीएम मोदी और नीतीश पूरे गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें हैं दिल्ली के संसद भवन की। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ तस्वीर में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली में पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांकीपुर चुनाव परिणाम पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया। साथ ही बिहार के विकास, गठबंधन, बेहतर समन्वय पर बिहार को लेकर आगे के रोड मैप पर भी दोनों नेताओं की बात हुई। खास बात यह है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आए हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी अनौपचारिक मुलाकात थी। अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी।
वो कटसी कॉल था और कटसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुआ? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी से बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात और मीटिंग इस मायने में बेहद अहम है कि ये मुलाकात बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के तुरंत बाद हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए बिहार से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पानी पीर पराई जाने नहीं, पानी जीवन भी देता है और जब कहर बनकर टूट पड़े तो सब कुछ छीन भी लेता है। जरा सोचिए, जिस सड़क पर कल तक चहल पहल थी वो रातों रात गायब हो जाए और खेतों में लहलहाती हरी भरी फसलें एक झटके में जल समाधि ले ले तो क्या बीतेगी उस किसान पर। रक्सौल भेलाही घोड़ा सहन नहर के पास हुई इस तबाही ने न सिर्फ 2 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का संपर्क काट दिया बल्कि सैकड़ों किसानों के सपनों का गला भी घोंट दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पानी किसी झरने या बांध से नहीं आ रहा है, ये पानी एक नहर से आ रहा है और इसकी प्रवाह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही घंटों में डामर से बनी सड़क के 2 फाड़ हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि समुद्र के इस पार भगवान राम और उस पार रावण की लंका। मतलब जो सड़क के इस तरफ है वो उस पार नहीं जा सकता और जो उस पार है वो इस पार नहीं आ सकता। अब जरूरत है राम सेतु यानी पुल की, दोबारा सड़क की, जिससे लोगों की आवाजाही सामान्य हो सके। ये तस्वीरें सिर्फ एक सड़क के टूटने की नहीं, ये उस लापरवाही की कहानी है जो हर साल बाढ़ आने पर बेनकाब होती है। रक्सौल भेलाड़ी घोड़ा सहन नहर की सड़क पानी के बढ़ते दबाव को नहीं झेल सकी और देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सबसे पहले तो सिंचाई विभाग के जो भी इस पर जो गार्ड है चाहे बेड खड़ते हैं, सबसे उनकी लापरवाही है जिससे जब पहले से एक बेड तो टूटा नहीं होगा। इस लापरवाही के कारण सिंचाई विभाग के चाहे एसडीओ के कारण चाहे स्कूटी के कारण गलती से आज सर्विस रोड टूट गया, आज हजारों लोग का रास्ता बंद हो गया। घटना जय मंगलपुर के पास की है, जहां नहर ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। जिस मिट्टी ने सोना उगाने का सपना देखा था वहां अब सिर्फ पानी का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। करीब 200 बीघा में लगी धान और मक्के की फसल पल भर में जलमग्न हो गई। हर विभाग से आग्रह बा कि जल से जल के बनवाई और किसान के बहुत नुकसान बा ज्यादा पानी आयला से, वही से नहर विभाग से आग्रह बा कि थोड़ा बनवाई जल्दी से जल्दी किसान के थोड़ा राहत मिली और सरकार से बा ये विनती बा कि जितना किसान के नुकसान भइल बा ओकर क्षतिपूर्ति देवे। सड़क तो शायद फिर से जुड़ जाएगी, प्रशासन मरम्मत भी करा देगा, लेकिन उन किसानों के टूटे हुए भरोसे को कौन जोड़ेगा जिनकी किस्मत का पानी इस टूटी हुई नहर से बह निकला है। सवाल बड़ा है और जवाब इन डूबते खेतों की खामोशी में दफन है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सड़कें टूटती हैं, हर साल फसलें डूबती हैं और हर साल वही सवाल उठता है, आखिर कब तक। फिलहाल सड़क टूटी है, संपर्क टूटा है और किसानों के सपने भी टूट गए हैं। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर है कि राहत पहुंचेगी या नहीं। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय में भरी पंचायत में अवैध संबंध में महिला और नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। पिटाई के बाद महिला से कान पकड़कर उठक बैठक करवाया गया, फिर महिला से थूक चटवाया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए तालिबानी सजा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको शर्मसार कर देगी। तालिबानी सजा का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में अवैध संबंध में भीड़ ने एक महिला और नाबालिग युवक को ऐसी सजा दी जिस पर सवाल उठने लगे।
कानून को हाथ में लेते हुए लोगों ने पहले महिला और नाबालिग युवक की पिटाई की, फिर महिला से कान पकड़कर उठक बैठक के बाद थूक भी चटवाया। दरअसल बलिया के जौनपुर मोहल्ले में एक महिला और युवक को लोगों ने घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, फिर पंचायत लगाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। महिला को सरेआम थूक चटवाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। अगर कोई अपराध महिला किया, इसके लिए कानून है, कानून अपना सजा देता, लेकिन ये पंचायत लगा करके ये एक तरह का प्रताड़ना है। और इस प्रताड़ना पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रताड़ित करने वाले जो भी उस पंचायत में शामिल हैं, इस मामले में संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई किया जाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आई। महिला के साथ अमानवीय व्यवहार के बाद पुलिस ने आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संजय यादव काफी रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, इसी वजह से उसने महिला की पिटाई के बाद उससे थूक चटवाने का काम किया था। बताया ये भी जा रहा है कि संजय यादव का पहले से ही इस महिला के साथ अवैध संबंध रहा है। महिला ने भी संजय यादव पर जोर जबरदस्ती कर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। बलिया पुलिस ने संजय यादव पर बलात्कार की धारा के साथ साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर भीड़ को सजा का हक किसने दिया? भीड़ ने कानून अपने हाथ में कैसे ले लिया? क्या अपराध के बाद लोग खुद सजा मुकर्रर करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो गया है, पर सियासत नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के गढ़ में पीके की जीत बीजेपी के लिए बड़ी हार है। हालांकि उन्होंने आरजेडी के हार की समीक्षा की बात भी कही, पर उनकी पार्टी के नेता आरजेडी की हार के लिए उनके अगल बगल बैठने वालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी में असंतोष और बढ़ गया है। पार्टी के नेता इस हार के लिए तेजस्वी यादव के अगल बगल बैठने वाले लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए ऐसे लोगों को तत्काल बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है, और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए। बांकीपुर की हार से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं में हताशा है। संगठन की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हार आरजेडी की नहीं बल्कि बीजेपी की है। और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। बिहार में सालों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल एक नई पार्टी की एंट्री के बाद अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाई। ये आरजेडी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के नेता घर में भेदी होने का आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप न तो पहली बार लगा है, न ही किसी एक नेता ने लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि अपनी पार्टी के नेताओं के इशारे को तेजस्वी यादव कितनी गंभीरता से लेते हैं और आने वाले समय में आरजेडी में कोई संगठनात्मक बदलाव होता भी है या नहीं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतास के डालमिया नगर में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की घटना को लेकर बिहार पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल
यानी एसआईटी की टीम बनाई गई है। एसआईटी की टीम को निर्देश भी दिया गया है कि वो स्थानीय पुलिस, डीआईयू, एफएसएल और तकनीकी शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करें। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो रोहतास के डालमिया नगर में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार नगर सेवा संघ ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी कार्यपालक अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। साथ ही विमल कुमार के हत्यारे की फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा दिलाने की मांग हुई। बिहार नगर सेवा संघ ने आईजी विकास वैभव को एसआईटी का गठन करने के लिए धन्यवाद दिया है। सरकार को ज्ञापन सौंपा था कि हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं कि सभी कार्यपालक अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। साथ ही साथ जो डॉक्टर विमल कुमार के हत्यारे हैं उनको त्वरित जांच कराया जाए और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसकी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो नगर निकाय के अधिकारियों की अन्य समस्याएं हैं उसका निवारण कराया जाए। सरकार द्वारा सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमने बात की विकास वैभव सर आईजी मगध रेंज से, उन्होंने आज हम लोग के डिमांड पर सरकार के निर्देश के आलोक में उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो शीघ्र ही हम लोग को न्याय मिल सकेगा और जो विमल जी के हत्यारे हैं, जो चिन्हित हुए हैं और जो अचिन्हित है, सभी को जांच करके कार्रवाई होगी। तो एक तरफ पुलिस ने ईओ हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में ड्राइवर और मुख्य आरोपी मिथिलेश कुमार ने जहां अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, तो वहीं उनकी पत्नी आरती देवी ने पुलिस के दबाव में बयान देने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि साहब से उनकी कभी अनबन हुई हो। उन्होंने कहा कि उनके पति को एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाया गया है और पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार कराया गया। नहीं पढ़ा पाएंगे। एक बच्चे को उसके पिता ही सब कुछ उसके लिए होता है सर। हमारे भी बच्चे हैं, हम औरत है सर, औरत का दर्द समझ सकते हैं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम वहाँ भी साथ देने के लिए तैयार हैं। आपके पति से मुलाकात हुई है घटना के बाद? कल थाने में हुई थी। क्या बोल रहे थे? थाने में क्या बातचीत हुई थी आपसे? कुछ विशेष नहीं। हम उनसे पूछे क्या आपने ये सब काम किया है? बोले नहीं। बोले फिर आपके ऊपर सारा आरोप क्यों लग रहा है? आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी, इसके वजह से हम अपने ऊपर सारा आरोप ले लिए। बोल रही थी कि पूरा गुनाह कबूलो। दानापुर से जहां रोहतास के डेहरी ऑन सोन नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार के सभी नगर निकायों के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बड़ी संख्या में अधिकारियों ने दानापुर पहुंचकर दिवंगत पदाधिकारी को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर हो रहे हमलों के बीच बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम करना संभव नहीं। उन्होंने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें दिवंगत की पत्नी को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने, अधिकारियों को 4+1 पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने तथा पूरे मामले की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग शामिल है। बिहार के और जो नगर निकाय के जितने कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, सभी लोग मर्माहत हैं। डॉक्टर विमल कुमार की जो हत्या हुई है, हम लोग इसकी निष्पक्ष यथाशीघ्र जांच की मांग करते हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसको तत्काल जांच हो और जो दोषी ड्राइवर है और जो अन्य लोग जो संलिप्त है उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे विमल बाबू ईओ साहब का निर्मम हत्या कर दिया गया था, उसके विरोध में शव यात्रा निकाली गई थी और कुछ मांग था इन लोगों का, ईओ सब जो है पूरे बिहार का, वो मांग का उस लेवल से और उस तरह से आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे लोग संतुष्ट हों
और अपनी मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरना ये लोग दे रहे हैं, जिसमें हम लोग भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि इन लोग का सहयोग करें। चूँकि विमल बाबू दानापुर में रह चुके हैं तो हम लोग का लगाव उनसे रहा है, तो इस सहयोग में हम लोग भी उनके साथ हैं, इस मांग में उनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं हम लोग। खबर पटना सिटी से है, जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र में उत्पाद एवं मद्य निषेध टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 6 लेन पुल के पास एक ट्रक से लगभग 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 75 से 80 लाख रुपए के बीच आंकी गई। पुलिस ने मौके से राजस्थान के सलम्भर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहन जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये शराब छत्तीसगढ़ से लूट कर दरभंगा पहुंचाई जानी थी। पुलिस जांच से बचने के लिए शराब के कार्टूनों को लकड़ी के बुरादे की बोरियों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ट्रक जो हरियाणा का नंबर है, वहाँ उस ट्रक पे जब छापेमारी की गई तो अभी शराब की मात्रा उतारी ही जा रही है, लेकिन अभी कम से कम 500 कार्टून शराब उतारी जा चुकी है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। बाकी और उतारी ही जा रही है। यह गुप्त सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और दीदारगंज के पास जो 6 लेन फ्लाईओवर है वहाँ पे छापेमारी की गई। एक ड्राइवर की गिरफ्तारी है जिसका नाम है मोहन जोशी, जो सलम्भर राजस्थान का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि इसको शराब से लोडेड गाड़ी छत्तीसगढ़ में दिया गया था और बिहार के दरभंगा में ले जाना था। बिहार के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी ने घोषणा की है कि सितंबर महीने में लगभग 9,500 नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की बम्पर वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अब नियमित प्रोफेसर की बहाली को लेकर जरा बातचीत किया जाए, क्योंकि संविदा सहायक में एक डर बना हुआ है अभी भी जो बहाल हो रहे हैं कि सरकार परमानेंट तो करेगी नहीं, कल होगी फिर हटा देगी, रिन्यूअल के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है ये जो पहले बहाल हो रहे हैं ये हटाए तो नहीं जाए? नहीं, देखिए हटाए जाने की बात नहीं, अभी उनको एक सेशन के लिए रखा गया है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अगले सेशन में भी एक्सटेंशन होगा, लेकिन उसके पहले अगर रेगुलर वैकेंसी आ जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन अब रेगुलर वैकेंसी में अभी रिटन टेस्ट लेना है। वैकेंसी हमको लगता है कि सरकार के यहाँ यूनिवर्सिटी से आ गया है। जैसे ही सरकार से मेरे यहाँ वैकेंसी आ जाता है तो हम लोग उसको प्रोसेस को शुरू करेंगे। लेकिन से समझते हैं जरा हम, चूंकि दर्शक देख रहे हैं, डिग्री कॉलेज 211 पे खोले गए हैं, उसमें आपने 2500 के आसपास जो सीटें हैं उसे सहायक संविदा प्रोफेसर के जरिए बहाल किया है, फुल किया है। अब जो है उस 211 में क्या नियमित भी बहाल होंगे? कितने नियमित की वैकेंसी दे रहे हैं? नियमित वैकेंसी उतना ही होगा जितना कि कॉन्ट्रैक्ट के है। 2532 वहाँ रेगुलर वैकेंसी है, जिसके अगेंस्ट में उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। अब एक साथ आएगा, जैसे ही बाकी सब कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी का वैकेंसी आ जाता है, जैसे ही आएगा वैकेंसी हम लोग उसको प्रोसेस में जाएंगे। कि विज्ञापन कब तक निकालने का टारगेट है और रिटन टेस्ट कब तक लेंगे, ये कुछ अंदाजा बताइए। देखिए, विज्ञापन निकलने के 1 महीना के अंदर में तो रिटन टेस्ट मैं लूँगा और रिटन टेस्ट लेने के बाद रिजल्ट में मैं डिले नहीं करूँगा, बशर्ते कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। सितंबर में निकाल रहे हैं विज्ञापन आप? जरूर, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर निकलना चाहिए। 211 डिग्री कॉलेज में 6 विषय में सहायक जो संविदा वाले बहाल हुए हैं प्रोफेसर, क्या 6 विषय में ही आप अस्थायी बहाल करेंगे? जरूर, उसमें भी अस्थायी, रेगुलर के साथ इसमें भी होगा। तो हमारे साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। साथ ही एक रिकॉर्ड समय में विज्ञापन निकालने के साथ रिजल्ट जारी किया इन्होंने सहायक संविदा प्रोफेसर की, और अब उनकी ज्वाइनिंग की बारी है। इसके तुरंत बाद अब अस्थायी प्रोफेसर की बहाली की भी बारी है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर वैशाली से है, जहां सती स्थान को अपनी जगह से हटाकर रास्ता निकालने के विरोध में भारी बवाल हो गया है। आलम यह है कि दोनों पक्ष आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन के सामने ही आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की की। हालांकि कई थानों की पुलिस और भारी पुलिस
बल के साथ सदर एसडीएम दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामले को शांत कराए। घटना सदर थाना क्षेत्र चंद्रालय की है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सती स्थान के पीछे एक व्यक्ति का घर है जो रास्ते के लिए सती स्थान को तोड़कर पूरी तरह हटाना चाहता है, जबकि ग्रामीणों ने स्थान के बगल से आने जाने के लिए उसे रास्ता भी दिया है। और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आक्रोश यहां दिख रहा है। लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि सती स्थान को हटाया जा रहा है, जबकि लोगों ने आने जाने के लिए रास्ता यहां पर छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी सती स्थान को हटाने की तैयारी है और इसी वजह से आक्रोशित लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ मौके पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर मामले को सुलझाया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले का विकल्प क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग आपस में इस मामले को लेकर उलझे पड़े हैं। सती स्थान हटाने का विरोध एक तरफ किया जा रहा है तो दूसरी की तरफ से रास्ता बनाने के लिए स्थान को हटाने की मांग की जा रही है। पिलर है और इस पिलर को तोड़कर हमारे ग्रामीण एक है पीछे के, वो चौकीदार है सदर थाने में, वो जबरदस्ती इसको तोड़कर और इसको देखिए किस तरीका से अपने मन से, बिना किसी के परमिशन के, बिना समाज के जानकारी में उसको तोड़ के और कितना हट के अपना पर्सनल एक घर के रास्ता के लिए उन्होंने इसको तोड़ के और उस इधर खसका दिया। और अब दलित कार्ड खेल के कि हम दलित हैं, शोषित हैं, हमको रास्ता रोका जा रहा है, इस कारण से विवाद कर रहे हैं। पूरा समाज का लोग चाहता है कि मंदिर जहाँ है वहाँ बने, लेकिन उनका व्यक्तिगत राय है कि नहीं, मंदिर तोड़ के हटा दिया जाए यहाँ से। पहले से 4 फीट रास्ता समाज दिए हुए है चलने के लिए। राष्ट्रीय स्थान को लेकर के मतलब रास्ता को लेकर के विवाद है। यहाँ हम लोग मतलब 200 आबादी का जनसंख्या है, 200 से 300 दलित बस्ती है, बैकवर्ड का भी बस्ती है, जिसमें मतलब आने जाने का सुविधा नहीं है। 2 से 2.5 फीट का रास्ता था। मंदिर का निर्माण पहले से हो चुका था, लेकिन मतलब मंदिर उसको साइड में थोड़ा सा घसका करके कि हम लोग को भी आने जाने का सुविधा मिले, गाड़ी का आने जाने का सुविधा और अस्पताल वगैरह। खबर आपको गोपालगंज से दिखाते हैं, जहां नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने पुलिस पर जबरन कूड़ा कचरा उठवाने और बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है और दबाव बनाकर काम कराने की कोशिश हो रही है। घटना के बाद नाराज कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर चेयरमैन हरेंद्र चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग सारा लोग हड़ताल पे थे। आज मुस्लिम लोग का पर्व है, तो हम लोग के भी बात नहीं मान के चेयरमैन साहब ने प्रशासन को घूस देकर डीएसपी साहब के 3-4 लाख रुपया पूरा शहर के घूम के कचरा उठवा रहे हैं। हम लोग का बात नहीं मान रहे। देखिए, सफाई कर्मी जो हमारे हड़ताल पे हैं, उनकी जो 3 सूत्रीय मांग है वो बिहार सरकार के अवसर से होना है। हम लोगों की भी पूरी सहानुभूति है और हम लोगों ने उनको आश्वासन भी दिया है। उनके समर्थन में हमने पत्र भी लिखा है अपने नगर विकास विभाग मंत्री महोदय को। लेकिन चूंकि उनकी जो मांगे हैं अस्थायी करने की, आउटसोर्स खत्म करने की, 3 सूत्री जो मांग है वो हमारे स्तर की चीज नहीं है, वो सरकार के स्तर की चीज है। मुंगेर के तोपखाना बाजार स्थित ब्रह्म स्थान के पास अचानक एक साथ नाग और नागिन के दिखाई देने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों सांप को भगवान शिव का प्रतीक मानकर श्रद्धा व्यक्त की और पूजा अर्चना शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में नाग नागिन के दर्शन को शुभ माना जाता है। काफी देर तक नाग और नागिन वहीं दिखाई देते रहे। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के जयकारे लगाए।